संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। बाइस्कोप की बातें आज होंगी एक रहस्यमयी प्रेम कथा को लेकर। इस कथा में रहस्य की परत में छुपी हुई प्रेम की दो राहें हैं और फिल्म का नाम है गुमराह। निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा और अखबार की कतरनों से फिल्म गुमराह के बारे में जानकारियां बटोरी हैं अनवर निशात ने। प्रोग्राम को तैयार करने में सहायता की है राजलक्ष्मी ने। तकनीकी सहायक हैं विनय तडवलकर और बाइस्कोप की बातें आपको सुनाएंगे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। संगीतकार रवि की धुन से सजी साहिर लुधियानवी की ये नज्म जब जब फिजाओं में गूंजती है, फिल्म गुमराह की याद आ जाती है। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये गीत किसी फिल्म की ड्रामाई सिचुएशन के लिए लिखवाया नहीं गया था, बल्कि बरसों पहले लिखा हुआ मौजूद था और निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने खास तौर से इसे एक सिचुएशन के लिए रिकॉर्ड करवाया था। दरअसल साहिर लुधियानवी की ये मशहूर नज्म उनके पहले कविता संग्रह तलखियां में शामिल है, जो साहिर के फिल्मों में आने से बहुत पहले छप चुका था। खैर, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गुमराह की। सन 1963 में बनी फिल्म गुमराह का शुमार निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा की काबिले जिक्र कामयाब फिल्मों में होता है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। B.R. चोपड़ा यानी बलदेव राज चोपड़ा का शुमार उन जाने माने निर्माताओं और निर्देशकों में होता है जिन्हें हमेशा अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास रहा है और जिन्होंने अपनी फिल्मों को मनोरंजन के साथ साथ समाज सुधार का वसीला भी बनाया है। अपनी हर फिल्म के जरिए उन्होंने एक पैगाम देने की कामयाब कोशिश की है। B.R. चोपड़ा का जन्म सन 1914 में लुधियाना में हुआ, यानी वो साहिर लुधियानवी के हमवतन हैं।
B.R. चोपड़ा की तालीम लाहौर यूनिवर्सिटी में हुई और आजादी से पहले वो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में पंचोली ग्रुप से जुड़े रहे। इसके बाद सन 1937 से सन 1947 तक यानी 10 बरस तक सिने हेरल्ड के एडिटर रहे। सन 1947 में देश की आजादी और बंटवारे के बाद B.R. चोपड़ा दिल्ली आ गए। यहां भी कुछ समय तक फिल्म पत्रकारिता से उनका नाता जुड़ा रहा और फिर उन्होंने मुंबई को अपना वतन बना लिया। यहां सन 1949 में उन्होंने श्री गोपाल पिक्चर्स के लिए एक फिल्म बनाई, करवट, लेकिन इस फिल्म पर बतौर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा का नाम नहीं है। करवट के बाद उन्होंने सन 1951 में अफसाना, सन 1953 में शोले, मेरा मतलब पुरानी वाली शोले, और सन 1954 में चांदनी चौक डायरेक्ट की। फिल्म चांदनी चौक की बॉक्स ऑफिस कामयाबी ने उनके हौसले बुलंद कर दिए और उन्होंने सन 1956 में अपनी जाती फिल्म कंपनी B.R. फिल्म्स कायम की और निर्माता निर्देशक के तौर पर एक फिल्म बनाई, एक ही रास्ता। एक ही रास्ता ने B.R. चोपड़ा के लिए फिल्म निर्माण का रास्ता खोल दिया और सन 1957 में नया दौर, सन 1958 में साधना, सन 1960 में कानून और सन 1963 में उन्होंने बनाई गुमराह। ये हवा, ये हवा, ये हवा, ये फिजा, ये फिजा, ये फिजा, है उदास जैसे मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। आ भी जा, 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 आ भी जा। गुमराह के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी कहानी सन 1953 से चोपड़ा साहब के दिलो दिमाग में थी, यानी उस जमाने से जब वे पुरानी वाली शोले डायरेक्ट कर रहे थे। ये कहानी दादा मुनि यानी अशोक कुमार को बहुत पसंद थी और वो इसे अपनी फिल्म कंपनी के लिए B.R. चोपड़ा से डायरेक्ट भी करवाना चाहते थे। गुमराह की कहानी का आइडिया दरअसल स्टीफन जुअग की एक अंग्रेजी कहानी से लिया गया था। कहानी दिलचस्प थी, लेकिन इसका कोई सामाजिक मकसद अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए B.R. चोपड़ा इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे। सन 1962 में एक दिन जब चोपड़ा साहब को अचानक इस कहानी का ख्याल आया तो इसके साथ ही रामायण की लक्ष्मण रेखा वाली बात भी उनके मन में आ गई। बस चोपड़ा साहब ने गुमराह को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब गुमराह को बनाने की बात दोस्तों को मालूम हुई तो उन्होंने कोई जोश नहीं दिखाया। छोटे भाई डायरेक्टर यश चोपड़ा की राय भी यही थी कि यदि यह फिल्म बनाई गई तो कामयाब नहीं हो पाएगी। चोपड़ा साहब खासी उलझन में पड़ गए। उन्होंने एक दिन यह कहानी दिलीप कुमार को सुनाई। दिलीप कुमार को कहानी अच्छी लगी। उन्होंने बिमल रॉय को सुना दी। बिमल रॉय को कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो जेब में चेक बुक डालकर चोपड़ा साहब के घर पहुंच गए और बोले, ये कहानी या तो तुम बनाओ या फिर मुझे दे दो, मैं बनाऊंगा। बोलो कितने का चेक लिख दूं? बिमल रॉय के साथ होने वाली इस बातचीत ने चोपड़ा साहब की कश्मकश को खत्म कर दिया और वो गुमराह बनाने के फैसले पर अटल हो गए। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अब शुरू हुई फिल्म की कास्टिंग की बात। इस दौरान चोपड़ा साहब ने अपने छोटे भाई यश चोपड़ा को भी डायरेक्टर बना दिया था और वो भी B.R. फिल्म्स के लिए सन 1959 में धूल का फूल और सन 1961 में धर्मपुत्र बना चुके थे। चोपड़ा साहब के दिल में बात आई कि धूल का फूल की रूमानी जोड़ी यानी माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार को फिल्म गुमराह में रिपीट किया जाए। माला सिन्हा तो फौरन राजी हो गईं, लेकिन राजेंद्र कुमार फिर एक बार धूल का फूल जैसा नेगेटिव रोल करने के लिए राजी नहीं हुए। हालांकि धूल का फूल की वजह से राजेंद्र कुमार को खासी शोहरत और कामयाबी हाथ लगी थी। राजेंद्र कुमार नहीं मिले तो जॉय मुखर्जी की बात चली। जॉय मुखर्जी उस जमाने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म फिर वही दिल लाया हूं में काम कर रहे थे, लेकिन जॉय मुखर्जी से भी बात बन नहीं पाई।
सुनील दत्त चोपड़ा साहब की फिल्म एक ही रास्ता और साधना में काम कर चुके थे। वो गुमराह के रोल के लिए हर तरह से फिट भी थे। उनके पास फिल्में भी नहीं थीं, मगर नरगिस से शादी के बाद एक जरा सी गलत फहमी के कारण सुनील दत्त और चोपड़ा साहब में नाराजगी चल रही थी। इसी दौरान एक रात डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब साहब की पार्टी में उनकी मुलाकात नरगिस से हो गई और चंद ही पलों में सारी गलतफहमी और नाराजगी दूर हो गई। नरगिस जानती थीं कि चोपड़ा साहब गुमराह के लिए किसी हीरो की तलाश में हैं। नरगिस ने सुनील को लेने की सिफारिश की और दूसरे ही दिन सुनील दत्त चोपड़ा साहब के दफ्तर में पहुंच गए। कहानी सुनी और इस शर्त पर फिल्म साइन करने के लिए सुनील दत्त राजी हो गए कि चोपड़ा साहब उन्हें इकट्ठे 50,000 रुपए देंगे, जबकि कुल मुआवजा केवल 75,000 रुपए था। चोपड़ा साहब समझ गए कि सुनील दत्त माली परेशानियों में हैं। उन्होंने फौरन 50,000 का चेक लिख दिया और दोस्ती के जज्बे को निभाते हुए निर्माता निर्देशक LV प्रसाद और वसंत जोगलेकर की फिल्में भी साइन करवा दी। इस तरह सुनील दत्त गुमराह के हीरो बन गए। दादा मुनि यानी अशोक कुमार को तो कहानी पहले से ही पसंद थी, सो वो भी आ गए और इसके साथ ही सहायक भूमिकाओं में शशिकला, निरुपा राय, नाना पलशीकर, श्यामा और सुरेश भी कास्ट कर लिए गए और गुमराह को लॉन्च करने की तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। चोपड़ा साहब इस फिल्म को कलर में बनाना चाहते थे, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनकी हौसला अफजाई नहीं की और फिल्म के बजट को घटाने पर जोर दिया। नतीजा यह हुआ कि फिल्म को कलर में बनाने की बजाय ब्लैक एंड व्हाइट में बनाने का फैसला किया गया और मुंबई के कारदार स्टूडियो में, जहां उन दिनों BR फिल्म्स का दफ्तर भी था, एक शानदार सेट पर फिल्म गुमराह की शूटिंग शुरू हो गई। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। मुंबई में इंडोर शूटिंग पूरी करने के बाद चोपड़ा साहब ने अक्टूबर की छुट्टियों में नैनीताल की हसीन वादियों में आउटडोर शूटिंग करने का प्रोग्राम बनाया ताकि बच्चे भी छुट्टियों का मजा ले लें और काम भी हो जाए। यूनिट प्रोग्राम के मुताबिक नैनीताल पहुंच गया और शूटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन फिल्मी दीवाने नौजवान लड़के लड़कियों के साथ लोगों की ऐसी जबरदस्त भीड़ लगी वहां कि काम करना मुश्किल हो गया। ऐसे में कॉलेज के चंद मन चले लड़कों ने माला सिन्हा के साथ छेड़छाड़ कर दी तो वो उनसे उलझ पड़ी। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि माला सिन्हा ने शूटिंग करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तय ये हुआ कि नैनीताल की बजाय किसी दूसरे हिल स्टेशन पर शूटिंग की जाए। यूनिट रवानगी की तैयारियों में था कि कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स पुलिस कमिश्नर के साथ वहां पहुंच गए। प्रिंसिपल साहब ने अपने स्टूडेंट्स की तरफ से माफी मांगी और शूटिंग नैनीताल में ही करने पर जोर दिया। नैनीताल के पुलिस कमिश्नर साहब भी दोस्त बन गए और उम्दा बंदोबस्त करने का यकीन दिलाया। इसके बाद दूसरे दिन से बहुत ही अच्छे माहौल में शूटिंग एक बार फिर शुरू हुई और प्रोग्राम के मुताबिक पूरी कर ली गई। फिल्म गुमराह लक्ष्मण रेखा के उसी ख्याल से शुरू होती है जो कहानी को बामकसद बनाने के लिए चोपड़ा साहब के मन में गूंजा था। लक्ष्मण बोले, ये लकीर नहीं, गृहस्थ की सीमा है। औरत का सुहाग, उसकी इज्जत, उसका साम्राज्य, सब इसके अंदर अंदर सुरक्षित है।
इसी तरह की एक लकीर की कहानी ये है। इसका नाम है गुमराह। पर्दे पर कमेंट्री खत्म होती है तो निगाहों के सामने नैनीताल की हसीन वादियां आ जाती हैं, जहां अपनी प्रेमिका मीना यानी माला सिन्हा के इंतजार में बेकरार राजेंद्र यानी सुनील दत्त के होठों पे प्यार भरा गीत मचल रहा है। प्यार के हसीन पल गुजरते नहीं, उड़ते हैं। राजेंद्र और मीना ने अभी ठीक से अपने मन की बात कही भी नहीं थी कि सूरज डूबने लगा। अब मैं जाऊं? इतनी जल्दी? शाम हो गई। वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? क्या मालूम। तुम्हारी तस्वीर आज भी ना बना सका। छोड़ो, अब कल बनाना। दूसरे दिन जब दोनों मिले तो राजेंद्र रोज की तरह मीना की तस्वीर बनाना भूलकर उसके हसीन चेहरे में खो गया। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तस्वीर बनाओ। मालूम होता है ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी। क्यों? तुम्हें देखता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं, तस्वीर को भी और अपने आप को भी। ये बात है तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। तुम्हें भूल जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे? तुम मेरे गीतों की जान हो मीना, मेरी कला हो, मेरी आत्मा हो। तुम्हें कभी सुबह के नूर में देखता हूं, कभी रात की चांदनी में। तुम एक जादू हो, एक नशा हो जो मेरी रूह पर छा गया है। कवि महाशय, आसमान से धरती पर उतर आइए और मेरी तस्वीर पूरी कीजिए। मीना, अब मैं तुमसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। तो क्या तुम्हारे साथ भाग आऊं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर जो दुनिया का दस्तूर है वो करो। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करूंगा। मैं कल ही तुम्हारे पापा से मिलने आता हूँ, सुबह सवेरे। मीना शाम को घर पहुंची तो देखा कि उसकी बड़ी बहन कमला यानी निरूपा रॉय मुंबई से अपने बेटे पप्पू और बेटी डॉली के साथ आई हुई हैं। दीदी, आने की खबर क्यों नहीं दी? हम तुम्हें स्टेशन पर लेने आते। मैंने सोचा अचानक। मीना अपनी दीदी से बात कर ही रही थी कि इतने में दोनों बच्चे आंटी आंटी चिल्लाते हुए आ गए। मीना उनके साथ खेलने में जुट गई और कमला अपने पापा यानी नाना पलशीकर से शिकायत करने में। पप्पू का मुंडन था, आप आए नहीं पापा। हमने कितना इंतजार किया। अरे बेटा, मेरा कहाँ निकलना होता है। एक तो बुढ़ापा, दूसरे ये जायदाद की देखभाल, और फिर मीना है। तो क्या हुआ? अब वो बड़ी हो गई है ना, अकेले छोड़कर कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। साथ में ले जाऊं तो एक के दो खर्च होते हैं। लेकिन पापा, ये आप कंजूस कब से हो गए हैं? कंजूस नहीं बेटा, उसकी शादी करनी है ना, तो फिर लेना देना पड़ेगा। कोई लड़का देखा है आपने? हाँ हाँ, लड़के तो कई हैं ध्यान में, लेकिन अभी किसी से बात नहीं की। अब तू आई है ना, तो तू ही दे। ठीक है पापा, इस बार मैं मीना की शादी पक्की करके ही जाऊंगी। अच्छा। इधर दूसरे दिन सुबह सवेरे जब राजेंद्र मीना के पापा से मिलने आया तो बंगले के बागीचे में उसका सामना हो गया कमला से। माफ कीजिए, मैं आपको मीना समझा था। कौन है आप? जी, मेरा नाम राजेंद्र है। आप मीना की बड़ी बहन हैं। हाँ। आप बंबई रहती हैं। मीना इतना जिक्र करती रहती है आपका, मैं देखते ही पहचान गया। आप मीना को कब से जानते हैं? बहुत दिन से। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। आजकल आप क्या करते हैं? जी, कुछ खास नहीं, करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कोई तस्वीर बना लेता हूँ, कभी रेडियो पे गाना गा लेता हूँ। ठीक से क्या करना चाहिए अभी कुछ फैसला नहीं कर सका। अच्छा, आप वो राजेंद्र हैं, रेडियो सिंगर? जी। बहुत अच्छा गाते हैं आप। इनायत है आपकी। आपके घर में कौन कौन है? सभी हैं, माताजी, पिताजी, दो बहनें, एक बड़ा भाई। खानदानी पेशा जंगलात की ठेकेदारी है। बस एक मैं ही निकम्मा निकला, बाकी तो सब। मीना ने राजेंद्र को देखा तो वापस घर में भाग गई। उधर राजेंद्र भी चुपके से खिसक गया। अरे ठहरिए ना। देखा, उसे देखकर तुम चली आई और तुम्हें देखकर वो भाग गया। मैं समझ गई, लड़का मुझे पसंद है। अब मैं तुम्हारी शादी अपने हाथों से ही करके जाऊंगी। इससे
मीना का मन खिल उठा, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। मीना जब शाम को राजेंद्र से मिलकर घर आई तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। राम भजन! ओ राम भजन! कहाँ गए सब? अस्पताल। अस्पताल? जी हाँ, अस्पताल। क्यों? बड़ी बीबी पहाड़ी से गिर गई। मीना दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक उसकी दीदी का देहांत हो चुका था। हादसे की खबर पाकर कमला के पति बैरिस्टर अशोक यानी अशोक कुमार मुंबई से नैनीताल पहुंचे। शायद मेरे भाग में पत्नी सुख लिखा ही नहीं था। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। मुझे अपना नहीं पिताजी, इन बच्चों का गम है जो आज बेसहारा हो गए। कमल जब तक थी मुझे न अपनी फिक्र थी न बच्चों की। मेरा इनका छोटे से छोटा काम वही करती थी। लेकिन आज मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे करूंगा। दिल छोटा न करो बेटा, भगवान की यही मर्जी थी। कमला की अचानक मौत से सारा घर दर्द और गम की तस्वीर बना हुआ था। मीना के पापा ने उसे पुकारा। मीना जी? बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मालूम नहीं मुझे ये बात कहने भी चाहिए कि नहीं। ऐसी क्या बात है डैडी? बात यह है बेटी, इन बच्चों का बिलखना मुझसे नहीं देखा जाता। बेटी, उन्हें माँ का प्यार चाहिए, और वो प्यार सिर्फ तुम दे सकते हो। आपका मतलब है हमेशा? नहीं डैडी, ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन मीना का यह इनकार उस समय इकरार में बदल गया जब मासूम डॉली और पप्पू की चाहत ने उसके मन को जकड़ लिया और उसने अपने पापा के फैसले के आगे सिर झुका दिया। मीना ने अपने प्रेम का त्याग किया। वो डॉली और पप्पू की मां बनकर मुंबई चली गई और पीछे राजेंद्र उसकी याद में तड़पता रह गया। राह में बिछी हुई है मेरी हर नजर, हर नजर, हर नजर। मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर, बेखबर, बेखबर। रुक रही है सांसें, आके मिल, आके मिल, आके मिल। आ भी जा, 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 आ भी जा। हो 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 मीना मुंबई में अपने पति अशोक के साथ पूरी गृहस्थन बन गई थी। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रही थी। बोंजूर मैडम, बोंजूर मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास वक्त नहीं, मीना, जरा जल्दी करो। बच्चों ने नाश्ता कर लिया? जी हाँ, स्कूल चले गए। तुम बैठो, नाश्ता करो। कर लूंगी। पहले आपके लिए चाय तो बना दूं। मेर्सी beaucoup। जी? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। वक्त गुजरता चला गया और एक दिन मीना के नाम एक चिट्ठी आई। माय डियर मीना, मैं यहाँ राजी खुशी हूँ। उम्मीद है किसकी चिट्ठी? पापा की चिट्ठी है। क्या लिखा था? बच्चा है ना? उन्होंने बुलाया है। कहते हैं बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई होंगी। आजकल नैनीताल का मौसम बहुत ही अच्छा है। तुम सब कुछ दिनों के लिए यहाँ चले आओ। ठीक लिखा उन्होंने। तुम बच्चों को लेकर आज ही चली जाओ। मीना बच्चों के साथ अकेली नैनीताल पहुंची तो उसके पापा ने अशोक के बारे में पूछा। मीना ने बताया कि वो शादी की सालगिरह पर आएंगे।
पापा ने शादी की सालगिरह पर शानदार पार्टी का इंतजाम किया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मिर्जा साहब, अरे भाई कहाँ है आप तो ईद का चांद हो गए। अजी जनाब, ये दावत की खुशी में क्या डाली? आपको देखने के लिए। मीना सोच में डूबी खड़ी थी कि तभी पार्टी में राजेंद्र की दर्द भरी आवाज गूंजी। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। राजेंद्र की आवाज का दर्द मीना के दिल में उतरता चला गया और मीना अतीत की यादों में डूबी पार्टी में पहुंची। उसके पापा ने देखा तो उसकी तरफ लपकते हुए आए और बोले, मीना, मीना ये राजेंद्र है। मैं इसे राजेंद्र दीवाना कहता हूँ। बहुत अच्छा कलाकार है, रुपया है, पोजीशन है, खानदान है, मगर बस शादी नहीं करता। आया आया मिर्जा साहब आया। बताऊं क्यों शादी नहीं करता? मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी, वो मुझे छोड़कर चली गई। ये बताए बगैर कि मेरा कसूर क्या था। जो कहानी खत्म हो गई है उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई, अधूरी रह गई है। मुझसे एक बार भी नहीं मिलोगी। मैं वो सामने रहता हूँ, उसी पहाड़ी वाले मकान में। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वही 4 बजे। मैं नहीं आ सकूंगी। लेकिन मीना अपने आप को रोक नहीं पाई। वो राजेंद्र से मिलने पहुंच गई। बीती हुई बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं राजन। अच्छा होगा तुम भी शादी कर लो, जी बहल जाएगा। मुमकिन है तुम्हारा जी बहल गया हो। मैं तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा कमजोर इंसान हूं। खैर छोड़ो, बीती बातों का गम नहीं करना चाहिए। ये तस्वीर जो अधूरी रह गई थी, आओ इसे पूरा कर लें, यादगार रहेगी। इस तरह तस्वीर के बहाने एक बार फिर राजेंद्र और मीना की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन मीना राजेंद्र से मिलकर हंसती खिलखिलाती लौट रही थी कि देखा उसका पति अशोक उसके सामने खड़ा था। आप कब आए? बशेर, जब तुमने देख लिया। देख लिया? ये तेल। आप यहाँ कब से खड़े हैं? अभी भी तो आया। अंदर देखा तुम नहीं थी तो मैं बाहर ढूंढने चला आया। उन्हें तो पारस दिन मुबारक। जी? मुझे देखकर तुम खुश नहीं हुई? नहीं। सुनो तो सही, इस तरह भागी चली जा रही हो जैसी। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। सबूत चाहिए? सबूत? हाँ, कि मैं यहाँ आना चाहता था लेकिन आ नहीं सका। क्या सबूत है? ये हीरे की अंगूठी इसी मौके के लिए बनवाई थी, तुम्हारे लिए। रिश्वत दे रहे हैं? हाँ, रिश्वत ही दे रहा हूँ। मीना, ये अंगूठी मेरी मोहब्बत का एक रूप है। इसे कभी अपने से अलग न होने देना। कोई खास बात है? हाँ, खास ही बात है। मीना, इस मामले में मैं जरा वहमी आदमी। जिस दिन देखूंगा अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं है, उस दिन समझूंगा कि तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन मैं जानता हूं ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दूसरी शाम जब मीना मिलने नहीं आ पाई तो राजेंद्र का बेकरार दिल तड़प उठा। आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली, हो चली, हो चली। धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली, हो चली, हो चली। ढल चली है रात, आके मिल, आके मिल, आके मिल। आ भी जा, आ भी जा,
आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। ये गाना सुना तुमने? कितनी कशिश है इस गाने में, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। मैं यहाँ खींचा चला आया तो जिसके लिए गा रहा है उस पर क्या बीत रही होगी, है ना? क्या तेल? जी चलो देखें कौन है। जी नहीं, घर चलिए, बहुत रात हो गई है। सीहू हुले मैडम, जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन अशोक अपने श्वसुर मेजर साहब के साथ घूमने निकला तो रास्ते में इत्तेफाक से राजेंद्र मिल गया। मेजर साहब ने दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया। जब अशोक को पता चला कि राजेंद्र बहुत अच्छा चित्रकार है तो बैरिस्टर अशोक राजेंद्र के बंगले पर पहुंच गए। मेरे भैयो, मसिए vous êtes un artiste très célèbre। इसका ये मतलब हुआ कि आपको मेरी तस्वीरें पसंद नहीं है? जी नहीं, मैंने फ्रेंच में कहा कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जी, मुझे तो कोई जानता भी नहीं। वक्त आने दीजिए, सब जान जाएंगे। इतना बड़ा आर्टिस्ट कभी छुप नहीं सकता। बैरिस्टर अशोक राजेंद्र से मिलकर घर लौटे तो मीना सामने ही मिल गई। ये आप क्या लिए चले आ रहे हैं? किसी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। तोहफा? किसने? देख लो, खुद ही समझ जाओगी। हैरान हो गई ना देखकर? मैं भी हैरान हो गया था। इतना खूबसूरत मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या सोचने लगी? जी कुछ नहीं, तस्वीर देख रही थी। तस्वीर नहीं, तस्वीर बनाने वाले को देखो। कमाल तो उसका है। चीजों में जो खूबसूरती एक कलाकार की आंख देखती है वो कोई नहीं देख सकता। जानती हो मीना, तुम्हारे सिवा उसने किसी का पोर्ट्रेट नहीं बनाया। मुझे नहीं मालूम। दीवाना है, कहता है इंसान धोखा दे जाते हैं। मालूम होता कोई गहरी चोट खाई है उसने। मीना, आज रात को मैंने उसे खाने पर बुलाया है। अच्छा। आदमी दिलचस्प है, मुझे बहुत पसंद है। मीना क्या कहती, वो चुप हो गई और मन ही मन रात के बारे में सोचने लगी कि देखें क्या होता है। रात को राजेंद्र आया तो अशोक उसे नैनीताल जैसी छोटी जगह से निकलकर मुंबई या कलकत्ता में नसीब आजमाने और शोहरत कमाने के मशवरे देने लगे। मीना और राजेंद्र चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। तो बैरिस्टर अशोक हैरान होकर मीना से बोले, क्या तिल मदाम, क्या बात है? मैं अकेला बकबक किए जा रहा हूँ, आप दोनों ऐसे खामोश हैं जैसे मैं तो समझता था आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या हुआ, भूल गए एक दूसरे को? मीना, ये मेरे दोस्त सही लेकिन आपके मेहमान हैं, इनकी खातिर कीजिए, इनसे पूछिए तो सही नहीं क्या चाहिए। जी शुक्रिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर मुझे चाहिए। मैं खूब जानता हूँ कि आप, मीना जानती हो, बहुत अच्छा गाते हैं। इनसे सिफारिश करो कि एक गाना सुनाए। अजी गाना क्या, ऐसे ही टूटा कर लेता हूँ। टूटा इसे हिसाब वरना मैं गा दूंगा। तो फिर मैं ही गा देता। आइए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अशोक ने जी खोलकर गाने की तारीफ की और इतने में बच्चों के साथ पापा आ गए। पापा। हाँ हाँ। अरे अशोक, सुना है तुम कल जा रहे हो, ये बच्चे कह रहे थे। वे मस्से पापा, मीना चाहे तो रह सकती है, मेरा तो वहाँ बहुत काम पड़ा है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। सीबू बोले मदाम, हेलो राजेंद्र। वहाँ पापा, आपने कहा था ना राजन बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ। लेकिन वो गाते उससे अच्छा है। अच्छा, थैंक यू मिस्टर। राजेंद्र चला गया और दूसरे दिन अशोक, मीना और बच्चे मुंबई के लिए रवाना हो गए। मीना बीती हुई बातों को भुलाकर अपनी गृहस्थी में जुट गई। फिर अचानक एक दिन बैरिस्टर अशोक राजेंद्र के साथ घर में दाखिल हुए। इन्हें देखकर हैरान हो गई ना? मैंने क्या कहा था आपसे? हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कभी बंबई आ सकते हैं। दरअसल बात क्या बताऊं,
हम दोनों की मोहब्बत इन्हें यहाँ खींच लाई क्यों है ना? मेरे पास एक अर्जेंट केस है, इसे देखकर मैं भी आया। आप लोग बातें कीजिए, बस 2 मिनट लगेंगे। कैसे आए हो? तुमसे मिलने नहीं आ सकता? ऐसी बात करने से क्या फायदा जिसका कोई नतीजा ना हो। प्यार तजारत नहीं, जो नफे नुकसान की सोचो। गुजरी हुई बातों को सपना समझ के भूल चढ़ा जाना। भूल सकता तो यहाँ आता क्यों? मीना, इस वक्त भी मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बदनामी के जतन मत करो। मीना, मुझे एक फिल्म कंपनी ने बुलाया है। कल मेरे पहले गाने की रिकॉर्डिंग है। तुम सामने होगी तो गाने में जान पड़ जाएगी। वादा करो कि तुम आओगी। मुझ पे एहसान होगा। मगर मैं कैसे आ सकती? इनकार मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं? तुम आओगी ना? हाँ कहो। हाँ आऊंगी। कल 4 बजे। इतने में अशोक लौट आए तो दोनों यूं खामोश हो गए जैसे कोई बात हुई ही ना हो। आपने मीना को बता दिया बॉम्बे किस लिए आए हैं? जी नहीं बताया, मैं बता दूं। मीना, बम्बई की एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी ने गाने के लिए बुलाया है। अच्छा? मैंने आपसे कहा था ना, भूसेरदन आर्टिस्ट तरस तलेब, आप बहुत बड़े कलाकार बनेंगे और मुझे यकीन है आप बहुत चमकेंगे। कब रिकॉर्डिंग है? कल। कल? मीना, कल इनका गाना सुनने चलेंगे। कितने बजे रिकॉर्डिंग है? जी 4 बजे। 4 बजे तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। खैर, आपके लिए चलेंगे। मीना, 4 बजे तैयार रहना। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। आप आए। अशोक और मीना जाने लगे तो राजेंद्र ने चुपके से मीना को अपने पते वाला कार्ड थमा दिया। मीना दिल के हाथों मजबूर हो गई। वो खुद को राजेंद्र का गुनहगार मानती थी, इसलिए वो छुप छुप कर राजेंद्र से मिलने लगी। एक दिन वो घर से निकल ही रही थी कि बैरिस्टर अशोक आ गए। आशिर मदाम जी? तुम बाहर जा रही हो? जी नहीं, मैं तो यूं ही यहाँ पे तैयार किस तरह हो जैसे कि हम... जी मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा। हाँ, आपने घंटे बजाए तो मैं दरवाजा तिल मदाम, मैंने कब घंटी बजाई? मैं तो दरवाजे के बाहर पहुंचा तक नहीं था। समझ गया। बताओ, दिल से दिल को राह होती है। मैंने घर के दरवाजे के बाहर कदम रखा और तुम्हारे दिल की घंटी बज उठी। मीना, दरअसल मैं एक केस का ब्रीफ लेने के लिए आया था, लेकिन देखता हूं कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं वापस नहीं जाता। क्या हुआ? कुछ नहीं, घड़ी पीछे मालूम होती है। नो मशर, घड़ी ठीक है, मैं जल्दी आ गया हूँ। हाँ। और मीना, आज से मैंने फैसला कर लिया, आइंदा जल्दी ही आया करूंगा। क्यों? क्यों, मेरे जल्दी आना तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मतलब है आपको ऑफिस में इतना काम होता है, आप जल्दी घर कैसे आ सकते हैं? तो ठीक ही है, घर से घर है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? और जबकि तुम मेरा इंतजार भी करती रहती हो, मिस पर। हेलो मीना। रॉन्ग नंबर। आजकल ये रॉन्ग नंबर बहुत लगते हैं। हेलो पप्पू, डॉली, बच्चे स्कूल से आ गए। आज आप इतना जल्दी आ गए? क्यों, तुमको हमारे जल्दी आना पसंद नहीं? अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। और तुमको? बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। मम्मी, तुमको भी अच्छा लगता है ना? हाँ बेटे। चलो फिर खेलें। हाँ खेलें। क्या खेलोगे? चोर सिपाही। चोर सिपाही खेलें। माँ बाप और बच्चों के बीच चोर सिपाही का खेल शुरू हुआ। मीना आंखों पर दुपट्टा बांधकर चोर पकड़ने लगी कि अचानक राजेंद्र सामने आ गया
और मीना ने उसी को पकड़ लिया। ब्रावो माँ शेर, क्या सही चोर पकड़ा तुमने। इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए थे? मैं पूछता हूँ इसी शहर में थे या कहीं बाहर चले गए थे? यही था अशोक साहब, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत नहीं, आपको फुर्सत नहीं। जाओ बेटा, आए के साथ चलो। मैं कहता हूँ मेरे लिए न से ही मीना के लिए आ जाए कीजिए। आखिर आप दोनों हम वतन हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़े हुए हैं ना। आप लोग बैठिए, मैं जरा कपड़े बदल जाता हूँ, देखिए हालत क्या है। बैरिस्टर अशोक अंदर चले गए तो राजेंद्र ने मीना से पूछा, तुम आई क्यों नहीं? मैं इंतजार करता रहा। तैयार होकर निकल रही थी कि वो आ गए। टेलीफोन भी किया, तुमने बंद क्यों कर दिया? वो बाहर जो बैठे हुए थे। कोई बहाना करके आ जाती। बहाना कैसे करती? मैं खुद इतनी घबरा गई थी जैसे जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। जो होना है वो हो। चोरी चोरी आप दोनों में क्या बातें हो रही थी? आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, कहीं फंदा उल्टा आपके गले में ना डाल दूं। लेकिन मुझे तो शक है। शक? यू आर राइट, एक तरह से आप ठीक ही कर रहे हैं। इतना बड़ा वकील हूं तो क्या हुआ, एक आसान मामले में इन दिनों ऐसा फंस गया हूं कि समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? मेरा ख्याल है आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं। फरमाइए। बात यह है कि एक औरत रास्ते से भटक गई है। अगर अभी भी मामला संभाला नहीं गया तो मुझे डर है उसका पति उसे... ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? कौन औरत? किसका पति? क्या दिल मस्ती हो आप, तो ऐसे घबरा रहे जैसे आप ही के बारे में बोल रहा हूँ। आप उन लोगों को जानते नहीं इसलिए उनका नाम नहीं बताया। सुरेश दीपा को जानते हैं आप? ओह, दीपा ने बस एक ही रट लगा रखी थी, मुझे तलाक चाहिए। और बेचारे सुरेश, उसके आंसू नहीं थमते थे। दरअसल ज्यादती दीपा की है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं सुरेश का घर न बिगड़े तो अच्छा है। क्यों मीना? जी हाँ। लेकिन अशोक साहब, अगर दीपा सुरेश के साथ नहीं रहना चाहती तो आप उसे क्यों मजबूर करते हैं? फिदांग मस्ती, शर्म की बात है। आपके ये ख्यालात हैं? क्यों नहीं? जिस तरह मर्द अपनी मर्जी का मालिक है और आजाद है, उसी तरह औरत को भी होना चाहिए। लेकिन आजादी का मतलब गुमराही नहीं होता। किसी शादीशुदा औरत को घर की चार दीवारी के बाहर जाने का कोई हक नहीं। मैं ऐसी औरत को कभी माफ नहीं कर सकता और न ही ऐसी औरत माफी का काबिल। अशोक की बातों से मीना का दिल दहल गया। उसे लगा अशोक को उसके और राजेंद्र के ताल्लुकात का पता चल गया है। उसने राजेंद्र से नाता तोड़ना चाहा। सच कहो, तुम अशोक से मोहब्बत करती हो? वो मेरे पति हैं। मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत है, दूसरी तरफ अशोक। अशोक तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। एक ऐसी औरत की जरूरत जो उसके बच्चों की देखभाल कर सके, उसके घर का फर्नीचर साफ कर सके, जूतों पर पालिश और कपड़ों पर इस्त्री कर सके। रुसवाई और बदनामी की जिंदगी गुजारना मेरे बस की बात नहीं। मैं इतनी दूर आ गया हूं मीना, अब वापस जाना मेरे बस की बात नहीं। और यहाँ से आगे जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मीना राजेंद्र को अपना फैसला सुनाकर बिल्डिंग से नीचे आई तो सामने एक औरत यानी शशिकला अपनी उंगली पर की चेन घुमाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या चाहिए आपको? अपने मन से जी नहीं भरता जो दूसरों पे डोरे डालती फिर क्या बकती हो? मुझे मालूम है इस वक्त तुम कहाँ से आ रही। आजकल राजेंद्र के साथ बड़े जोरों से आशिकी चल रही। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्यों इस तरह की बातें करती हो? कमीनी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया और पूछती है क्यों ऐसे बातें करती है? तू जिसकी बगल से उठ के आ रही वो मेरा पति है। तुम्हारा पति? राजेंद्र? हाँ राजेंद्र, तुम्हारा प्रेमी। ये झूठ है, राजेंद्र की शादी नहीं हुई। उसने मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ऐसी बातें कोई किसी को बताता है? तूने बता दिया अपने पति को राजेंद्र से प्रेम करती है। जिस तरह आज तक तू छिपाती रही है उस तरह वो भी छिपाता है। मगर आज मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ के रहूं। मीना घबराई तो वो औरत शेर हो गई
उसने अपनी जबान बंदी की कीमत मांगी। मीना ने पर्स खोला तो औरत ने रुपए झपट लिए और जाने का रास्ता दे दिया। मीना के दिलो दिमाग में आंधियां चलने लगी। वो बेचैन हो गई। ऐसे में उसे राजेंद्र की एक चिट्ठी मिली। मीना, कल तुम इतनी जल्दी में आई और गई, मैं ठीक से कोई बात भी ना कर सका। तुम परेशान थी, तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान रहा, रात भर सो नहीं सका। मीना, मैं तुमसे एक खास बात करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे घर पर नहीं आ सकती तो मैं 3 कॉइन्स रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक 4 बजे। राजेंद्र। मीना रेस्टोरेंट पर पहुंची, मगर उस औरत ने उसे राजेंद्र से मिलने नहीं दिया और वो दूसरे दिन मीना के घर आ पहुंची। आज फिर कोई नई मुसीबत लेकर आई हो? घबरा मत, आज मैं दोस्त बनकर आई हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ 4000 रुपए। 4000 रुपए? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। मुझे तो रुपया चाहिए, और फिर ये अंगूठी तो मेरे पास जमानत ही रहेगी। शाम तक रुपया दे देना, अंगूठी ले लेना। मैं तुम्हें ठीक 4 बजे फ्लोरा फाउंटेन के पास मिलूंगी। इस तरह वो औरत मीना की अंगूठी ले गई और मीना अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि बैरिस्टर अशोक आ गए और मीना की खाली उंगली देखकर बोले, ओ, तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया ना। ये आप क्या कह रहे हैं? अंगूठी अंगूठी वो मैली होगी थी, इसलिए मैंने सुनार को दे दी साफ कर। कल हमारी शादी की दूसरी सालगिरह, अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं है, इसीलिए तो दी है साफ करने के लिए। हाँ, आप घबराइए नहीं, हाँ, शाम तक जरूर ले आऊंगी। आज शाम तक जरूर ले आना, वरना तुम जानती हो इस मामले में बहुत वहमी है। मीना रुपए लेकर पार्क में पहुंची, लेकिन वो औरत उसे वहां नहीं मिली। मीना परेशान होकर राजेंद्र के घर आई। कहाँ है तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी? उस औरत ने मेरा जीना दुभर कर दिया है। साय की तरह हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती है। कितना रुपया चाहिए उसे? कहाँ है वो? ये तुम क्या कर रही हो? तुम कमीने हो, जलील हो, मोहब्बत के नाम का बदनाम करते हो। शादी की और मुझसे छुपाते रहे। शादी? यकीन करो मीना, मेरी जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही औरत आई है। वो तुम्हारी बीवी नहीं तो फिर कौन है? आखिर बात क्या है? वो औरत मेरी हीरे की अंगूठी ले गई है। अशोक वो अंगूठी वापस मांगते हैं। अगर ना मिले तो मर जाने के सिवा मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं? कहते कहते अचानक मीना की नजर खिड़की से बाहर गई तो वो औरत उसे फुटपाथ पर जाती हुई दिखाई दी। मीना उसके पीछे लपकी और लोगों की भीड़ में उसका पीछा करते करते वो अपने पति बैरिस्टर अशोक के दफ्तर में पहुंच गई। अचानक तुम यहाँ कैसे चली आई? मैं वो क्या वो खैरियत था ना? हाँ, मैं वो सुनार के पास गई थी अंगूठी लाने के लिए। वो मिल गई अंगूठी? नहीं, उसने कहा कि तैयार नहीं, मैं यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया। आप फिर अंगूठी कब मिलेगी? इससे पहले कि मीना कुछ कहती, कोई अशोक से मिलने आ गया और बैरिस्टर को बाहर जाना पड़ा। मीना ने शीशे की दीवार के उस पार देखा तो अशोक के सामने वही औरत खड़ी थी। मीना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस राज को उसने आज तक छुपाया था वो राज खुल गया था। मीना तड़प गई। वो दफ्तर से निकलकर मेडिकल स्टोर में पहुंची। फिर वही नींद की गोलियां। बेटी, ज्यादा मत खाया करो, जहर होता है, इससे आदमी मर भी जाता है। मीना को होश आया तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। तुम फिर आ गई? आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं जीना चाहती थी, तुमने जीने नहीं दिया। मैं मरना चाहती थी, तुमने मरने नहीं दिया। तुमने मुझे इस हालत को पहुंचा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तबाह कर दिया। गुस्सा न कीजिए मीना जी, मैं दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ।
तू और दोस्त, छोटी कमीनी, मैं सब जानती हूँ। तू राजेंद्र की बीवी नहीं है, सिर्फ ब्लैकमेलर है, मक्कार धोखेबाज है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर तेरी जान छोड़ दीजिए मुझे, आदमी से मार के खाऊंगी। आज तक मैं आपसे झूठ बोलती रही, मैं आपको धोखा देती रही। ये औरत मेरी सहेली नहीं है, मैं इसे नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। मैं जानता हूँ। आप कौन? ये मेरी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? हाँ, मेरी सेक्रेटरी। इसने जो कुछ किया मेरे कहने से किया। मैंने इसे तुम्हारे पीछे लगा रखा था। आपने क्यों? मिस रॉबर्ट्स, आप जा सकती हैं। मिस रॉबर्ट चली गई तो बैरिस्टर अशोक बड़े ही जज्बाती अंदाज में मीना से बोले, मीना, औरत का दूसरा नाम घर है। औरत भटकती है तो उसके साथ साथ पूरा घर भटकता है, पूरा खानदान बिगड़ता है, पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरी नस्ल गुमराह होती है। तुम उस सीमा से बाहर जा रही थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जिसे अपवित्र करने का अधिकार किसी औरत को नहीं। किसी औरत को यह हक नहीं कि वो घर की चार दीवारी की खूबसूरती और शान को बर्बाद कर दे। अगर शादी से पहले मुझे मालूम होता कि तुम राजेंद्र से मोहब्बत करती हो तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में न आता। लेकिन ये राज मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, मेरी धर्म पत्नी बन चुकी थी, और राजेंद्र से आज इस तरह तुम्हारा मिलना जुलना पाप था। शायद इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं मीना। कसूर है इस किस्मत का जिसमें पत्नी सुख लिखा ही नहीं। मीना, एक दिन मेरी खुशी के लिए तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। आज तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देता हूं। अगर तुम राजेंद्र के साथ सुखी रह सकती हो तो जरूर उसके पास चली जाओ। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। अशोक मीना को अपना फैसला सुना ही रहे थे कि इतने में राजेंद्र के आने की खबर मिली। अशोक ने मीना को जाने की इजाजत दे दी। मीना ने दरवाजा खोला। राजेंद्र, तुम यहाँ से चले जाओ, फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। मेरी बात तो सुनो मीना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज तक जो मैं करती रही वो मेरी भूल थी। मैं अपने देवता समान पति को धोखा देती रही, उसकी इज्जत आबरू से खेलती रही, उसका घर बर्बाद करती रही। मैं वो करती रही जो किसी शादीशुदा औरत को नहीं करना चाहिए। वो जैसी गुमराह के लिए कोई राह नहीं। यहाँ कोई मीना नहीं रहती। ये घर मिसेस अशोक का है। मीना ने दरवाजा बंद कर दिया और अशोक के चरणों में झुक गई। अशोक ने बेख्तियार मीना को गले लगा लिया। नहीं मीना, जहां से आंख खुले वहीं सवेरा समझो। कल तक जो हुआ सब भूल जाओ। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ना ना ना, रोने मीना, रोने नहीं। तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूं आज तुम घर वापस आ गई। इस खूबसूरत और ड्रामाई मोड़ पर आकर फिल्म गुमराह की कहानी खत्म हो जाती है। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक
बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी। फिल्म गुमराह एक प्रेम त्रिकोण था। अशोक कुमार, माला सिन्हा और सुनील दत्त इस कथा के 3 कोने थे, लेकिन इस कथा में छुपा हुआ एक चौथा कोना भी था जिसे रहस्य बनकर थामा हुआ था शशिकला ने। फिल्म गुमराह एक चुस्त पटकथा और सधे हुए अभिनय वाली ऐसी फिल्म है जिसके हर फ्रेम पर निर्देशक B.R. चोपड़ा की छाप है। गुमराह कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन एक अच्छी और बामकसद फिल्म जरूर थी, जो साहिर लुधियानवी के मनमोहक गीतों, रवि की मधुर धुनों और अख्तर उल ईमान के उम्दा संवादों के अलावा M.N. मल्होत्रा की खूबसूरत फोटोग्राफी, प्राण मेहरा की चुस्त एडिटिंग और B.R. चोपड़ा के सुलझे हुए डायरेक्शन के कारण हमेशा याद की जाएगी। बाइस्कोप की बातें आज हुई फिल्म गुमराह को लेकर। फिल्म गुमराह की तमाम जानकारियां B.R. चोपड़ा और अन्य लोगों से खोजबीन करके लाए थे अनवर निशात। प्रोग्राम बनाने में सहायता की राजलक्ष्मी ने और तकनीकी देखभाल की विनायक तडवलकर ने। फिल्म गुमराह की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।